तो नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला। मैं हेल्थ इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में बेसिक लाइफ सपोर्ट पढ़ लिया था। अब देखते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। लेकिन उससे पहले बेसिक लाइफ सपोर्ट के बाद फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। जैसे पहले हमने वेरीफाइड सीन सेफ्टी देखा था। एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट एल्गोरिथम फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट है। सबसे पहले क्या देते हैं? वेरीफाइड सीन सेफ्टी। देखते हैं कि जो जिस पर मरीज कार्डियक अरेस्ट हो वो जहाँ पे है वो सही सर उसको हार्ड सरफेस पे लेटा देते हैं। अच्छी जगह पे है, कहीं कीचड़ उचड़ पे तो नहीं गिरा, तो उसको एक सेफ्टी वाली जगह पे लेटा देते हैं जहाँ उसको मतलब कोई दिक्कत ना हो। फिर क्या कहते हैं? चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। हेलो, आर यू राइट? कोई जवाब नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव होता है। साउथ फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाते हैं। एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस को एक्टिवेट करते हैं सिस्टम बाया मोबाइल डिवाइस इफ अप्रोप्रिएट। गेट एईडी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट, सेंड समवन टू डू सो। अब क्या देखते हैं? लुक फॉर नो ब्रीथिंग एंड ओनली गैस्पिंग, चेक पल्स साइमल्टेनियसली, इज पल्स डेफिनेटली फेल्ट विद इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हम ब्रीथिंग और पल्स को चेक करते हैं। अगर देखते हैं कि नॉर्मल ब्रीथिंग है, पल्स फेल्ट हो रही है, तो मॉनिटर करते हैं अंटिल इमरजेंसी रिस्पॉन्डर अराइव आ जाएं। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, नो नॉर्मल ब्रीथिंग, पल्स फेल्ट। अगर होता है तो प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग, 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड और 10 ब्रीथ पर मिनट, चेक पल्स एवरी 2 मिनट्स। इफ नो पल्स स्टार्ट सीपीआर, इफ पॉसिबल ओपाइड ओवरडोज एडमिनिस्टर नैलेक्सोन इफ अवेलेबल पर प्रोटोकॉल। मतलब अगर मान लो पल्स फेल्ट हो रही है तो ब्रीथिंग नहीं है, तो उसको 6 सेकंड में एक ब्रीथ देते हैं और 10 ब्रीथ पर मिनट देते हैं और हर 2 मिनट में पल्स चेक करते रहते हैं। अगर मान लो अगर पॉसिबिलिटी होती है ओपाइड ओवरडोज की, तो नैल्क्सोन इंजेक्शन दे देते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर आगे बढ़ते हैं, नो ब्रीथिंग ओनली गैस्पिंग, पल्स नॉट फेल्ट। अगर पल्स नहीं, सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं 30:2 के रेशियो, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। यूज एडी एज सुन एज एबल, जैसे एडी है तो एडी का यूज करते हैं। मान लो एडी आ गई तो चेक एडी के दोनों पैड लगाते हैं, एक राइट साइड में राइट स्टर्नम पर, दूसरा लेफ्ट साइड में, मतलब इंटेक्चुअली लाइन पे लगा देते कहीं भी, मतलब लेफ्ट साइड में। फिर यस अगर लगा के फिर ऑन कर देते हैं, अपने आप जैसे पैड खोलते हैं तो वो एडी ऑन हो जाती है। अगर एकदम शॉकेबल होती है तो गिव 1 शॉक, resume CPR immediately for 2 minutes until prompted by AD to allow rhythm check. Continue until ALS provider take over the victim start to move. अगर मान लो रिदम नॉन शॉकेबल होती है तो CPR स्टार्ट करते हैं 2 मिनट के लिए और फिर AD को चेक करने देते रिदम। कंटिन्यू अंटिल एलएस प्रोवाइडर टेक ओवर विक्टिम टू स्टार्ट टू मूव, जब तक एलएस प्रोवाइडर नहीं आ जाते। ये आपका क्या था? अब मान लीजिए, अब यही देख लेते हैं, पेडियाट्रिक पेशेंट है तो पेडियाट्रिक पेशेंट में क्या कहता है? पेडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट एल्गोरिथम फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर सिंगल रेस्क्यूअर तो वही वेरीफाइड सेफ्टी चेक कर देखते हैं, चेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं, साउट फॉर हेल्प करते हैं, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम करते हैं, बाय मोबाइल डिफेंस। अब देखते हैं ब्रीदिंग और पल्स देखते हैं। अगर नॉर्मल ब्रीथिंग और पल्स है तो मॉनिटर करते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्डर अराइव होने तक। अब राइट साइड में देखते हैं ब्रीथिंग नहीं है, सिर्फ पल्स है, तो प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग एवरी 2 to 3 सेकेंड में, 2 से 3 सेकेंड एक ब्रीथ देते हैं। अबाउट 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट देते हैं। एस एस पल्स रेट फॉर नो मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पल्स चेक करते रहते हैं। पल्स रेट फॉर मोर देन 2 सेकेंड। अब मान लीजिए अगर पल्स चेक करते हैं, पल्स लेस देन 50 मिनट है, साइन अप पुअर परफ्यूजन, यस स्टार्ट सीपीआर। अगर नो, मतलब हार्ट रेट मोर देन 60 पर मिनट है, तो क्या कहते हैं? कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीथ, चेक पल्स एवरी 2 मिनट, इफ नो पल्स स्टार्ट सीपीआर। आप क्या करते हैं? फिर आके देखते हैं, नो, आइए इस पे देखते हैं। अगर नो ब्रीथिंग ओनली गैस्पिंग, पल्स नॉट फेल्ड, तो विच टेंस सडन कोलैप्स, स्टार्ट सीपीआर, 1 रेस्क्यू, परफॉर्म साइकिल ऑफ 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। When second rescuer arrive, perform 50:2, 50 compression and 2 breath. Use AD as soon as available. After about 2 minutes, if still alone, activate emergency response system and retrieve AED if not already done. Check, फिर AED को पैड को दोनों लगा देते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में।
अगर ऑन कर देते हैं, अगर एकदम शॉकेबल तो 1 शॉक देते हैं, रिज्यूम सीपीआर इमीडिएटली फॉर 2 मिनट्स until prompted at AED to allow rhythm check until ALS provider take over the victim child start to move. Resume CPR immediately for 2 minutes. Continue ALS provider to take over the victim child start to move. ये मतलब ये आपका BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है। जब तक मतलब LS प्रोवाइडर नहीं आते तो तब तक हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं, जब तक उनको हैंड ओवर ना कर दें। अब आ कहते थे अब LS प्रोवाइडर आगे विक्टिम के साथ कैसे देते हैं, फिर एक बार से ये दिया गया है। सेम सिंप्लीफाई एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट को वही सिंप्लीफाई करके दिखाया गया है, कैसे करके देख लीजिए एक बार। फिर आते हैं, आप कहते हैं LS प्रोवाइडर लेने के बाद कैसे क्या करते हैं, एडल्ट कार्डियक लाइफ अरेस्ट एल्गोरिथम क्या है। जैसे ECG देखते हैं, ES में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, वेंट्रिकुलर टेरिकार्डिया होगा, एस स्टोल होगा या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। ECG में ये दिखाई देगा आपको। अब इसमें देख लेते हैं कि CPR की क्वालिटी कैसे रखते हैं, चेस्ट कंप्रेशन की कैसे क्वालिटी क्या रखते हैं। ये देखिए, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट एट लीस्ट 2 इंच, मतलब 5 सेंटीमीटर डेप्थ, फास्ट मतलब 100 to 120 पर मिनट, एंड अलाउ टू रिकॉइल द चेस्ट, मिनिमाइज इंटरप्शन इन कंप्रेशन, 10 सेकंड से 10 ज़्यादा इंटरप्शन नहीं है, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, चेंज कंप्रेसर एवरी 2 मिनट, एज सुनर इफ फटीक, इफ नो एडवांस एयरवे 30:2 कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो, क्वांटिटिव वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी, ETCO2 मॉनिटरिंग करते रहते हैं CPR क्वालिटी के लिए। अगर CPR क्वालिटी के लिए ETCO2 से मॉनिटर करते हैं। अब शॉक एनर्जी फॉर डिफिब्रिलेशन क्या देते हैं, अगर बाईफेजिक है तो 100 से 200 जूल तक देते हैं, अगर मोनोफेजिक 300 जूल देते हैं। ड्रग में क्या देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट में, एमाड्रॉन देते हैं फर्स्ट डोज 300 mg बोलस और सेकेंड डोज देते हैं 150 mg, लीडोकेन देते हैं फर्स्ट डोज 1 से 1.5 mg पर केजी के अनुसार और सेकेंड डोज 0.5 से 0.75 mg पर केजी देते हैं। एडवांस एयरवे में क्या कहता है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, सुप्राग्लॉटिक एडवांस एयरवे डालते हैं, वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी ETCO2 मॉनिटर करते हैं टू कंफर्म ET ट्यूब प्लेसमेंट। वंस एडवांस एयरवे इज प्लेस्ड गिव 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड में 1 ब्रीथ देते हैं, 10 ब्रीथ पर मिनट देते हैं विथ कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन। अगर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन है तो ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, पल्स चेक करते हैं। एब्रप्ट सस्टेन इंक्रीज इन ETCO2 मोर देन 40 मिलीमीटर पर मर्करी होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस आर्टेरियल प्रेशर वेव देखते हैं और इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। रिवर्सिबल कार्डियो को ट्रीट करते हैं, जैसे हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन एसिडोसिस, हाइपोकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, टेंशन निमोथोरेक्स, कार्डियक टेम्पोनेट, टॉक्सिन, थ्रोम्बोसिस कोरोनी या पल्मोनरी, ये सब देखते हैं। आइए एल्गोरिदम में देखते हैं क्या कैसे करते हैं। स्टार्ट CPR एडल्ट कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम क्या था, स्टार्ट CPR, गिव ऑक्सीजन, अटैच मॉनिटर एंड डिफिब्रिलेटर। रिदम अगर शॉकेबल है, BFBT आता है तो शॉक डिलीवर करते हैं, फिर CPR 2 मिनट के लिए देते हैं और उसके इसी के दौरान IV एक्सेस बना लेते हैं, एक IV एक्सेस बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, रिदम शॉकेबल है यस तो उसको शॉक देते हैं, फिर CPR 2 मिनट के लिए करते हैं। और अब फर्स्ट डोज एड्रेनालिन का दे देते हैं, एड्रेनालिन 3 to 5 मिनट में रिपीट करते रहते हैं। अब इसी पे कंसीडर एडवांस एयरवे, अब ET ट्यूब डालने की कोशिश करते हैं कैप्नोग्राफी को मॉनिटर करते हुए, फिर एकदम शॉकेबल है, फिर शॉक डिलीवर करते हैं, फिर CPR 2 मिनट के लिए करते हैं। 1 डोज अब एमाड्रॉन की दे देते हैं या और लीडोकेन देते हैं और ट्रीट रिवर्सिबल काजेज जो हमने बताया 6 रिवर्स 5H और 5T बताया, उस रिवर्स काजेज को ट्रीट करते हैं। अब आके अब दूसरी साइड देखते हैं क्या है इधर। अब मान लीजिए जो रिदम शॉकेबल नहीं है तो क्या है, रिदम एस स्टोल है या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो एड्रेनालिन की डोज देते हैं और CPR 2 मिनट के लिए करते हैं, फिर IV एक्सेस बना लेते हैं और एड्रेनालिन डोज एवरी 3 to 5 मिनट में रिपीट करते रहते हैं और एडवांस एयरवे डाल देते हैं और कैप्नोग्राफी ETCO2 मॉनिटर करते हुए।
रिदम मान लीजिए शॉकेबल है नहीं है तो क्या करते हैं, CPR 2 मिनट के लिए करते हैं और ट्रीट रिवर्सिबल काजेज करते हैं। अगर मान लीजिए रिदम देख लीजिए, इसमें रिदम शॉकेबल आ जाती है जहाँ एस स्टोल इस वाले में और पल्सेटिव टेबिलिटी में, तो क्या करते हैं, गो टू 5 to 7। 5 to 7 में क्या जाते हैं एल्गोरिथम, ये 5 और गो टू 5 और 7 में, ये 5 एल्गोरिथम जाते हैं या 7 में जाते हैं। क्या मिलता है, तो जब हमारी रिदम शॉकेबल होती है तो ये फिर करते वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर मान लीजिए रिदम शॉकेबल है तो इसमें जाते हैं, अगर नहीं है तो क्या कहते हैं, इफ़ नो साइन एंड रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन ROC गो टू 10 to 11 and ROC go to post cardiac arrest care, consider appropriate of continuous resuscitation। ये एल्गोरिदम है। फिर क्या करते हैं, अब आके देखते हैं, अगर पेडियाट्रिक बच्चा है तो सेम कहते हैं, मतलब CPR। अब दोनों इसमें भी वही कॉल CPR, क्या CPR क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अगर बच्चा है पेडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट में क्या एल्गोरिदम थे, पुश हार्ड एंड फास्ट 100 to 120 per minute, allowed to complete chest recoil, minimize interruption in compression, 10 seconds ज़्यादा इंटरप्शन नहीं होते, change compressor every 2 minutes, ऑफ sooner if fatigue, if no advance airway 15:2 का कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो लेते हैं, इफ एडवांस एयरवे प्रोवाइड कंटिन्यूस कंप्रेशन एंड गिव ब्रीथ एवरी 2 to 3 सेकेंड में देते हैं। शॉक एनर्जी फॉर डिफ्यूजन कैसे कहते हैं, फर्स्ट शॉक 2 जूल पर केजी के हिसाब से देते, सेकेंड शॉक 4 जूल पर केजी के हिसाब से देते, सब्सिक्वेंट शॉक मोर देन 4 जूल पर केजी के हिसाब से देते, मैक्सिमम 10 जूल पर केजी दे सकते हैं। ड्रग थेरेपी में क्या कहते हैं, एड्रेनलिन देते हैं 0.01 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं, ऑफ द 0.1 mg कंसंट्रेशन बना के, मैक्सिमम डोज 1 mg तक दे सकते हैं। रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट में रिपीट करते हैं। इफ़ नो IV एक्सेस में गिव इंडोट्रैकियल ट्यूब 0.1 mg पर केजी इंडोट्रैकियल ट्यूब से देते हैं। अब क्या एड्रॉन कितना देते हैं, 5 mg पर केजी बोलस देते हैं। ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट में रिपीटेड अप टू 3 टोटल डोजेस फॉर रिफ्रैक्टरी BF और पल्सलेस BT। लीडोकेन दे देते हैं 1 mg पर केजी के हिसाब से, अगर दे सकते हैं। एडवांस एयरवे इंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन और सुप्राग्लॉटिक एडवांस एयरवे ETCU2 को मॉनिटर करते हुए डालते हैं। रिवर्सिबल काजेस क्या क्या होते हैं, हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया, हाइड्रोजन एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकलेमिया, हाइपोथर्मिया, टेंशन निमोथोरस का टेम्पोडेंट टॉक्सिन, थ्रोम्बोसिस क्रोनी और पल्मोनरी होती है। अब आते हैं देखिए एल्गोरिदम को ऐसे थे, दो साइड के एल्गोरिदम। अगर BF-BT है तो देखते हैं क्या करते हैं, अगर BF-BT तो शॉक देते हैं, CPR 2 मिनट के लिए करते हैं, IV एक्सेस बना लेते हैं। अगर फिर रिदम चेक करें, रिदम शॉकेबल तो शॉक दिया जाता है, अगर और CPR 2 मिनट के लिए करते हैं और एड्रेनलिन के एक डोज देके एडवांस एयरवे डाल देते हैं। अगर रिदम शॉकेबल नहीं है तो क्या करते हैं, यहाँ के इफ नो साइन ऑफ रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन गो टू 10, इफ ROC गो टू पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। अब मान लीजिए अगर मतलब रिदम शॉकेबल नहीं, अगर फिर रिदम शॉकेबल आती है फिर शॉक डिलीवर करते हैं, फिर CPR 2 मिनट के लिए करते हैं, फिर अब एमाड्रॉन की एक डोज देते हैं और ट्रीट रिवर्सिबल काजेस करते हैं। अब आते हैं इधर, अगर मान लो एसिस्टोल है, पर्सिस्टेंट एक्टिविटी है तो CPR स्टार्ट कर देते हैं 2 मिनट के लिए, IV एक्सेस बना लेते हैं, एड्रेनलिन दे देते हैं, एवरी 3 to 5 मिनट एड्रेनल देते रहते हैं। कंसीडर एडवांस एयरवे ET ट्यूब डाल देते हैं कैप्नोग्राफिक मॉनिटर करते हुए। फिर रिदम चेक करते हैं, अगर शॉकेबल है तो फिर यहीं 7 वाले पे आ जाते हैं, यहाँ से फिर वही काम करते हैं, 7 पर उस पर आते हैं। अगर शॉकेबल नहीं है रिदम तो ROC है तो पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर चेकलिस्ट करते हैं। ये आपका एडवांस एयरवे की वो है, पेडियाट्रिक की है। और साइड से बिल्कुल लेफ्ट साइड से लेफ्ट हार्ट से लैंग्वेस्कोप पकड़ा हुआ है, अब राइट साइड से ट्यूब को डाल रहे हैं, बिल्कुल देखते हुए मॉनिटर करते हुए। ये देखिए ट्यूब को ट्रैकिया के अंदर गया,
एपिग्लॉटिस को हटाते हुए ये अंदर गया, बिल्कुल ये प्लेस हो गया। अब क्या इसके बल्ब को फुला देते हैं, 10 ml सिरिंज 10 ml एयर भर के बल्ब को उसको फुला दिया है बिल्कुल। अब क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं बिल्कुल सही प्लेसमेंट के लिए EtCO2 चेक करते हैं। बिल्कुल देखिए सबका ग्राफ प्रॉपर वे में बन रहा है। अगर ग्राफ प्रॉपर वे में बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अब चेस्ट के आस्कल्टेशन करते हैं, राइट साइड के और लेफ्ट साइड का चेस्ट आस्कल्टेट करके देखते हैं कि एयर एंट्री बराबर है कि नहीं है। साइड में भी चेक कर लेते हैं स्टेथोस्कोप से, अगर एंट्री बराबर होती है ट्यूब प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है। अब इस ट्यूब को फिक्स कर देते हैं। अब फिक्स कर देते हैं ये ट्यूब लेना और इसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करके आर्टिफिशियल ब्रीथिंग वेंटिलेटर से प्रोवाइड करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ये पेडियाट्रिक ट्यूब की साइज कैसे डिसाइड करते हैं। साइज क्या होता है, H/4+4 होता है। अगर नैजोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है और फोलिज कैथेटर है तो ET ट्यूब इंटू 2 होता है। अगर हाउ टू डीप योर ET ट्यूब शुड बी ET ट्यूब इंटू ट्रैकियल ट्यूब जो होती है इंटू 3 करके थे। इफ कैलकुलेशन भी साथ में देखा। अगर चेस्ट ट्यूब साइज देखते हैं ET इंट्रोकेटेड ट्यूब इंटू 4 होता है। ये ऐसे करके आप इसको पेडियाट्रिक ट्यूब साइज डिसाइड करते जितनी चीज़ें होती हैं। इसका कैलकुलेशन भी दिया, आप उसको उसके अनुसार देख के डिसाइड कर लीजिएगा। ये देखिए पेडियाट्रिक ET ट्यूब की डेप्थ कैलकुलेशन दिखाई गई है। पेडियाट्रिक ET ट्यूब की डेप्थ कैसे कहते हैं, 12 + H/2 होता है। अगर इन्फेंट ET ट्यूब की डेप्थ यूज रूल ऑफ 7 का यूज करते हैं। अगर 1 kg का बच्चा है तो डेप्थ ऑफ 7 सेंटीमीटर एट द लिप होता है। 2 kg का है 8 सेंटीमीटर एट द लिप होता है। 3 kg 9 सेंटीमीटर, 4 kg होता है डेप्थ 10 सेंटीमीटर होता है। ये ET ट्यूब की साइज दी गई है। न्यू बॉर्न के लिए ET ट्यूब की साइज अगर 3.5 kg का बच्चा है तो ET ट्यूब 3.5 होती है और लेंथ 9 होती है। और अगर 1 ईयर्स का है, 1 ईयर्स का बच्चा है तो ET ट्यूब की 1 ईयर्स का बच्चा 10 kg का है तो साइज ET ट्यूब की साइज 4 होती है। अगर 2 साल का बच्चा है 12 kg का है 4.5 की ET ट्यूब लेते हैं। अगर चिल्ड्रन मोर देन 2 ईयर्स है ET ट्यूब की साइज H/4+4 होता है। ET ट्यूब की डेप्थ का H/2 + 12 होता है। ये फार्मूला होता है। ये देखिए ET ट्यूब की पूरी साइज दी गई है, कप अनकप का वो दिया गया है। अब चूजिंग इंट्रोट्रैकियल ट्यूब साइज इनर डायमीटर इन स्मॉल एडल्ट में 7 से 7.5 mm की होती है। लार्ज एडल्ट में 8.5-9 तक होती है। चिल्ड्रन में वही फार्मूला यूज होते हैं 16/16 + एज इन एयर डिवाइडेड बाई 4 करके करते हैं। ये साइज को डिसाइड कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। डेप्थ ऑफ इंटरव्यू मेल में ऐसे करके देख लेते हैं कैसे क्या है। अब आते हैं कि इंट्रोकेटिव इंट्यूबेशन कैसे कहते हैं। लैरिंगो अभी जैसे वीडियो में दिखाया गया, लैरिंगोस्कोप ये सब डाल के कैसे किया गया था ये इसमें दिखाया गया है। अब ये सबकी साइज दी गई है, इनर डायमीटर दिया गया और लेंथ दी गई है। ET ट्यूब की साइज कैसे डिसाइड करते हैं वो पूरा इसमें बताया गया। अनकप ट्यूब के कैसे साइज डिसाइड करते हैं और डेप्थ ऑफ ET ट्यूब इंसर्शन कैसे करते हैं, हर एज वाइज करके, और कितने kg का है, इनर डायमीटर कितना होना चाहिए, कितने साइज की, मतलब इनर डायमीटर में कितनी साइज की ट्यूब है। अगर प्री मैच्योर है तो 2.5 की होते हैं। अगर न्यू बॉर्न है 3 kg का तो साइज उसकी 3 होगी। अगर 2 मंथ का बच्चा 4.5 kg का तो साइज 3.5। ये पूरी साइज ET ट्यूब की पूरी साइज दी गई कैसे है। अब आते हैं पेडियाट्रिक ट्यूब अनकप्ड। पेडियाट्रिक ट्यूब में क्यों अनकप्ड क्यों होती है, क्यों क्या होता है कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोकप ट्यूब अनकप्ड ट्यूब आर यूज टू पेडियाट्रिक बिकॉज कंसर्न ऑफ नेक्रोसिस कास्ड बाई कफ प्रेशर, कि नेक्रोसिस हो जाती है कफ प्रेशर की वजह से एट द लेबर ऑफ क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज, क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज के लेबर पे नेक्रोसिस हो सकती है, कि नर्वस पॉइंट ऑफ द पेडियाट्रिक एयरवे होता है ये। अनदर इशू क्या होता है, अनकप्ड ट्यूब वाज इफ द ट्यूब सेलेक्टेड वाज टू स्मॉल देयर वुड बी कंसीडर लीक। अगर बहुत स्मॉल होते हैं लीकेज के भी चांसेस होते हैं, इसलिए अनकप्ड रखा जाता है। अब क्या होता है, द कफ ट्यूब का क्या हो सकता है, यह कफ ट्यूब का दिखाया गया कि अगर ज़्यादा बल्ब को फुला देते हैं तो ट्रैकियल म्यूकोसा होती है, ट्रैकियल कैपिलरी होती है और कफ कंप्रेशन से यहाँ भी नेक्रोसिस हो सकती है। अब देखिए ET ट्यूब की लेंथ कहाँ होती है, लेंथ कैसे डिसाइड कर कितने अंदर तक डालना है।
टीथ से लेके वोकल कार्ड की डिस्टेंस 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। और वोकल कार्ड से करीना, जहाँ से राइट ब्रांकस और लेफ्ट ब्रांकस निकलता है, उसकी दूरी भी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये टोटल आप जोड़ लेते हैं कितना होता है। और फिर ये देखिए, माउथ से 24 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर पर ही फिक्स कर देते हैं, या 24, 22, 26 ऐसे फिक्स करते हैं। ये लेंथ अपना डिसाइड करते हैं। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब दिखाई गई है। इसमें क्या क्या होते हैं, मर्फी आइज होती है, वीवल होता है, कफ्ड होता है, कर्व ट्यूब होती है ऐसे, वोकल कार्ड इंडिकेटर होता है, रेडियो ओपक इंडिकेटर होता है, लेंथ ऑफ इंडिकेटर होता है फ्रॉम टिप से, लेंथ कैसे होती है, क्लियर पीवीसी होती है बिल्कुल। और ये अब इधर देख लेते हैं, वन वे वाल्व इसमें लगा होता है, पायलट बैलून होता है, इंटरनल डायमीटर इंडिकेटर होता है, इंटरनल डायमीटर इंडिकेटर, रिमूवल कनेक्टर होता है, और 15 mm का कनेक्टर होता है। ये दिखा है, इसमें इसे दिखाया गया कहाँ इंडोट्रेकियल ट्यूब कैसे प्लेसमेंट की गई, कप को कैसे इन्फ्लेट किया जाता है, ये सब दिखाया। टंग को कैसे लैंगोस्कोप से हटाते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। ये आप देखें, जब इंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं तो किन किन समाज की एम्बू की ज़रूरत होती है, डिफरेंट साइड की इंडोट्रेकियल ट्यूब की जरूरत है, ओरल एयरवे की जरूरत है, फेस मास्क की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और लैरिंगोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये देखिए, एयरवे लिया गया है, सिरिंज रखी गई है, एलएमए रखा गया है, डिफरेंट साइज की इंडोट्रेकियल ट्यूब रखी गई है। ये देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें एनआरबी है, एनपीए है, वीवीएम है, एनसी है, और मेडिकेशन है, इंटरमीडिएट सक्सिनिल कोलिन है, इंटरमीडिएट है, कीटामिन है, ये सब, EtCO2 डिटेक्टर है, इंडोट्रेकियल ट्यूब है, एलएमए है, सिरिंज है, ये सब एपरेटस पहले से रख लिए गए हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा कॉर्टिस, मतलब ये इंडोट्रेकियल ट्यूब के बाहर के ये चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो इंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। इनके नाम क्या क्या हैं, जैसे टोटल ट्रैक VLM है, एम्बू मास्क है, बस का मास्क है, लैरिंजियल ट्यूब है, लैरिंजियल ट्यूब सेक्शन है, क्रोब्रा PLA है, LMA प्रोटेक्टर है, एम्बू और अगेन है, आइजेल है। ये सब क्या कहते हैं, एब्रेशन एयरवे, LMA लेंजेज, सब चीज़ें इनको डिसाइड करते हैं। अगर इंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन नहीं करते इसको डाल देते हैं। एक्स्ट्रा ग्लॉटिस डिवाइस हैं। ये देखिए साइज दिखाया गया, ये पूरा इनका मतलब स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसका। अपर एयरवे क्या होता है, नेजल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, अब लोअर एयरवे क्या होता है, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रांकाई और लंग्स होते हैं। ये देखिए डिफरेंट साइज का कैसे क्या इसमें दिखाया गया है, कैसे नेजल एयरवे दिखाया गया, ओरल एयरवे दिखाया गया है, माउथ में कैसे डालते हैं ओरल एयरवे को कहाँ से लेते हैं, इंसीजर से लेके ट्रैगस, मतलब ये जाग तक लेते हैं करके ओरल एयरवे डालने का तरीका सिखाया गया है। LMA कैसे डाला जाता है, LMA का भी दिखा, इंडोट्रेकियल ट्यूब कैसे प्लेसमेंट की गई वो दिखाया गया है। आइए देखिए एम्बू को देख लेते हैं। एम्बू में क्या क्या होता है, प्रेशर रिलीज वाल्व होते हैं, स्विवेल होता है, फेस मास्क होता है, ऑक्सीजन ट्यूब होती है, रिजर्वायर बैग होता है, एयर इनलेट एंड प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, ऑक्सीजन इनलेट होती है, और सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है। एम्बू की डिफरेंट साइजेस क्या होती हैं और कितने का होता है, जैसे होता है कि पेडियाट्रिक जो होता है तो 240 ml की कैपेसिटी का होता है, और चाइल्ड का जो होता है वो 500 ml कैपेसिटी का होता है, और जो एडल्ट का होता है 1600 ml कैपेसिटी का होता है। ये एम्बू की साइजेस होती हैं। ये आप देखिए, ये इंडोट्रेकियल ट्रैकिया एपिग्लॉटिस सतह के ट्रैकिया को दिखाया गया है, इसी में ट्यूब को डाला जाता है। अब आते हैं कि ओरल एयरवे की साइजेस क्या क्या होती हैं, कितनी कितनी साइज का होता है, इसमें ये दिखाया गया है। और ओरोफैरिंजियल एयरवे कैसे क्या करे, इंडिकेशन क्या था,
अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है विथ एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स है तो कंट्राइंडिकेशन इसमें किसमें, एनी पेशेंट विथ एन इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स। सिंपल नॉन इन्विजिव एंड इजी टू प्लेस होता है। रिस्क ऑफ पुशिंग टंग बैक एंड मेकिंग ऑब्स्ट्रक्शन वर्स, टंग को बिल्कुल फिक्स करने के लिए होता है। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वोमिटिंग। आप क्या तो ओरोफेंजियल एयरवे की पॉइंट क्या, साइज कहते हैं एंगल ऑफ जा से लेकर टू लेवल ऑफ इंसीजर से लेकर जा तक नाप लेते हैं। चेक फॉर फर्जन बॉडी प्रियर टू इंसर्शन, सक्शन इफ रिक्वायर्ड। कोई फर्जन बॉडी नहीं, उसको चेक कर लेते हैं और सक्शन करके ही डालते हैं। इंसर्ट और इन्वर्ट, इंसर्ट, रोटेट, लोकेट ऐसे करके डालते हैं। वी वियर ऑफ गैग रिफ्लेक्स, रिमूव इमीडिएटली इफ रिफ्लेक्स इंटैक्ट। अगर बार बार रिफ्लेक्स आ रहा तो उसको रिमूव कर देते हैं। आइए ये क्या ओरोफेंजियल एयरवे हो गया। और नेजोफेंजियल एयरवे कैसे डालते हैं, उसकी साइज क्या होती है, ये होती है। नेजल एयरवे जो होता है उसकी साइजेस दी गई हैं, साइज एज के अनुसार दी गई हैं, कितनी साइज की होती हैं। ओरल डेप्थ क्या होती है, नेजल डेप्थ क्या होती है, ये सबकी अलग अलग साइजेस दी गई हैं, इसमें देख सकते हैं। नेजल एयरवे के एक्सटर्नल नट से लेके ईयर लॉब तक नाप लेते हैं और नेजल एयरवे प्लेस कर देते हैं। नेजल एयरवे कैसे, इंडिकेशन क्या था, पेशेंट विथ रिड्यूस जिसका जीसीएस रिड्यूस है और इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स है तब डालते हैं। अगर गैग रिफ्लेक्स आ रहा तो ओरल वे ना डाल के नेजल एयरवे डाल देते हैं। कंट्राडिक्शन कैसे, पेशेंट विल नॉट टॉलरेट इन एनपीए नेजोफेरिंग्स एयर, पेशेंट हु विल नॉट टॉलरेट, कौन नहीं टॉलरेट कर सकता। जैसे किसी का नेजल पॉलिप है या नेजल ट्रामा है तो उसमें नहीं डालते नेजल एयरवे। बेसल स्कल फ्रैक्चर या नेजल पॉलिप में नहीं डालते हैं। कैन बी सक्शन थ्रो, कैन बी टॉलरेटेड बाय पेशेंट विथ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस, डज नॉट रिक्वायर माउथ टू बी ओपन, माउथ को ओपन करने की जरूरत नहीं होती। पूरा टेक्निक कैन काज ब्लीडिंग, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोमिटिंग। नाइजोफेरिंजियल एयरवे कैसे होता है, की पॉइंट का साइजिंग कहते हैं रिलेटेड टू पेशेंट। एवरेज मेल के लिए नॉर्मली 7 होता है, एवरेज फीमेल के 6 होता है। लुब्रिकेंट इंश्योर जेल डज नॉट गो ओवर ओपन इंड्स, हैव सक्शन रेडी इन केस ऑफ ब्लीडिंग, यूज सेफ्टी पिन और वाशर इफ सप्लाइड, इंसर्ट विथ वेबल फेसिंग नेजल सिस्टम। आप देखते हैं करेटिक पल्स को चेक कहाँ कहते हैं, ट्रैकिया बगल में जो ग्रुप्स होता है वहाँ करेटिक पल्स को चेक करते हैं। अब अगर बच्चा है तो ब्रैकियल आर्टरी से उसकी पल्स चेक करते हैं। और चेस्ट कंप्रेशन बताया गया कैसे देते हैं। चेस्ट कंप्रेशन को अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के इंटरलॉक कर देते हैं, एल्बो जॉइंट को मुड़ने नहीं देते और चेस्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। बच्चों में चेस्ट कंप्रेशन और रिलैक्सेशन दोनों चाहिए, कंप्लीट रिकॉइलिंग ऑफ द चेस्ट होना चाहिए। और अगर एडल्ट है तो उसको 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक नीचे कंप्रेस करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। अगर बच्चा है तो 4 सेंटीमीटर तक कंप्रेस और रिलैक्स करते हैं। बच्चे में चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं, अगर इन्फेंट है 1 ईयर से कम है तो 2 फिंगर से, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो 2 फिंगर से करते हैं और रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो थंब से करते हैं, 2 थंब से उसका लोअर बॉटम ऑफ स्टर्नम को प्रेस करते हैं। जो दोनों निप्पल की ज्वाइनिंग लाइन होती है उसके नीचे लोअर स्टर्नम पे कंप्रेस करते हैं। ये अगर छोटा बच्चा है तब। अगर मान लो चाइल्ड है तो 1 हैंड से चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। ये चेस्ट कंप्रेशन का तरीका दिखाया गया है। ये देखिए 2 फिंगर से राइट साइड में खड़े होकर कर रहे हैं। अगर मान लो 2 रेस्क्यूअर आ गए ब्रीथ देने के लिए तो यहाँ थंब से करते हैं ऐसे खड़े होके। अब आते हैं डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। एडल्ट एंड बिग चाइल्ड 5 सेंटीमीटर, इन्फेंट का 4 सेंटीमीटर होता है। और कार्डिनल फीचर ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन क्या था, पुश फास्ट पुश स्टार्ट 100 to 120 पर मिनट होता है। मिनिमम इंटरप्शन होता है, अलाउड चेस्ट रिकॉइल होता है। अब क्या था, इफ ओनली 1% 30 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 ब्रीथ, इफ टोटल 5 साइकिल रिपीट करते हैं। इफ 2% है 15 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 ब्रीथ, टोटल 5 साइकिल रिपीट करते हैं। बच्चों के केस में होता है। ये देखिए डिफिब्रिलेटर एडी आ गया। एडी को कैसे ऑपरेट करते हैं वो दिखाया गया है इसमें। कैसे पैड को लगाते हैं, एक राइट साइड द स्टर्नम, एक लेफ्ट साइड में लगा देते हैं और वो जैसे उसको खोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ऑन हो जाता है और रिदम को एनालाइज करने रहता है। अगर सॉकेबल होती है
तो स्टैंड क्लियर बोलता है, मतलब मरीज से हट जाए, नहीं तो आपको भी शॉक लग सकता है। और शॉक डिलीवर करने का फिर सीपीआर रिज्यूम कर देते हैं। और जो एड्रेनालिन, एमाड्रॉन और लिडोकाइन ये सब दवाएं देते जाते हैं बीच बीच में। ये देखिए दिखा इन्फेंट में लेस देन 1 ईयर ऑफ एज को इन्फेंट कहते हैं। प्रेस डाउन 1.5 इंची तक, इसमें कंप्रेशन का 30 कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 100 to 120 मिनट बीट पर मिनट देते हैं। अगर चाइल्ड है 1 to 8 ईयर्स ओल्ड को चाइल्ड कहते हैं। प्रेस 2 इंच करते हैं, 2 इंच डेप्थ तक करते हैं। 30 कंप्रेशन रेट रखते हैं 100 to 120 मिनट का रखते हैं। अगर एडल्ट है 8 ईयर्स एंड ओल्डर है तो प्रेस डाउन 2 इंच 30 कंप्रेशन रखते हैं और रेट 100 to 120 पर मिनट रखते हैं। ये देखिए बच्चों 2 फिंगर से कर रही है लेडीज। इन्फेंट सीपीआर दिखाया गया। प्लेस इन्फेंट ऑन फर्म सरफेस, मेंटेन एयरवे, प्लेस 2 फिंगर इन द मिडिल ऑफ द स्टर्नम, यूज 2 फिंगर टू कंप्रेस द चेस्ट अबाउट 1.5 इंच to 1 इंच एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट। ये दिखाया 2 फिंगर से कैसे करके दिखाया गया है। ये 1 हैंड से कैसे चेस्ट कंप्रेशन करके दिखाया गया है। ये पूरी डिटेल दी गई है उसकी एडल्ट की। अगर चिल्ड्रन है 1 to 8 ईयर्स, इन्फेंट है तो कैसे किया गया है। बोथ हैंड से, 1 हैंड से, 2 फिंगर से ये करके दिखाया। और कहाँ किया जाएगा वो लोकेशन दी गई, कैसे किया जाएगा ये बताया गया। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं और कितने इंच प्रेस करते हैं ये दिखाया गया। और इश्यू क्या रखते हैं ये सब इसमें दिखाया गया है। हाई क्वालिटी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन क्या था, कैसे होता है। चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन मोर देन 80% और चेस्ट कंप्रेशन 100 to 120 पर मिनट होना चाहिए। कंप्रेशन डेप्थ एटलीस्ट 2 से 2.4 इंच इन एडल्ट में, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द चेस्ट इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट में होना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन को अवॉइड करते हैं। ये देखिए इसमें दिखाया गया चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं और ब्रीथ कैसे देते हैं। लिप को लिप से करके बिल्कुल लीकेज को बंद कर देते हैं। इंटरनल नोज के दोनों इंटरनल्स को बंद करके ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कंप्लीट चेस्ट राइज हो वेंटिलेशन में। और रिकवरी पोजीशन कैसे मेंटेन करते हैं इसमें ये दिखाया गया। और पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में लिटा देते हैं। ये दिखाया गया एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर में कैसे पैड को कहाँ कहाँ लगाते हैं, उसकी बच्चों में कैसे लगाते हैं। अगर बच्चा तो एक पैड आगे लगाते, दोनों निप्पल के बीच में एक पैड पीछे लगा देते हैं। ये चेन ऑफ सर्वाइवल दिखाई गई है। अगर अरेस्ट हो जाता है, अर्ली रिकॉग्निशन एंड कॉल फॉर हेल्प टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट, अर्ली सीपीआर टू मतलब बिना समय क्लास के, अर्ली डिफिब्रिलेशन हार्ट को रिस्टार्ट करने के लिए, पोर रिसस्टेशन कार्डियक केयर टू रिस्टोर क्वालिटी ऑफ द लाइफ। दोस्तों पूरे वीडियो को मैंने कोशिश की है सब कुछ बताने की। इस वीडियो में मैंने आपको बताया एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद हमने बताया कि नेजल एयरवे कैसे डाला जाता है, ओरल एयरवे कैसे डाला जाता है, चेस्ट कंप्रेशन अच्छी तरीके से कैसे किया जाए, ब्रीदिंग कैसे दी जाए, बेसिक लाइफ सपोर्ट को भी बताने की कोशिश की है। ऊपर सारे चीज़ों को मैंने समझाने की कोशिश किया और वीडियो के माध्यम से पूरा आपको क्लियर किया है। अगर दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको वीडियो को समझिए और अपने लोगों की जान को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।